अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्लांक्स थ्योरी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हमने पिछले अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये साबित कर चुका था कि क्लासिकल फिजिक्स सब एटॉमिक लेवल के ऊपर फेलियर का शिकार है। जब पहली दफ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन सामने आई और उनके कव्स को लुमर और प्रिंशाम ने बनाया था तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कुछ और बता रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ क्लासिकल फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेस थी, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी या फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जब इनको अप्लाई किया जाता था ये उन रिजल्ट्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ साइंटिस्ट ने भी अपनी स्ट्रगल की, अपनी थ्योरीज दी, अपने लॉज दिए और उन्हीं थ्योरीज और लॉज की बुनियाद पर उन्होंने इन ब्लैक बॉडी कर्व्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिन्हें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का हमने नाम दिया था। और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, वेन्स लॉ हमने देखा, फिर स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ हमने देखा, रेले जीन्स लॉ हमने देखा, वो कुछ हद तक इन कर्व्स को, इन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को तो एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर किसी एक लिमिट तक की एक्सप्लेनेशन थी। आगे फर्दर कुछ लॉज फेलियर का शिकार हो जाते थे। वेन्स भी हमने देखा, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को इस्तेमाल करके वेन्स ने अपना ला दिया था तो इसीलिए वो भी फेलियर का शिकार हो गया। और स्टेफन बोल्ट्जमैन ने भी जो अपनी थ्योरी और जो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और थर्मोडायनामिक्स की बुनियाद पर था, तो वो भी फेलियर का शिकार हो गया। रेले जीन्स भी इसीलिए एक्सप्लेन न कर पाए क्योंकि उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स की ही ब्रांचेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल करके एनर्जी डेंसिटी पर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब सारे साइंटिस्ट फेलियर का शिकार हो रहे थे। पहली जो बेहतर अटेम्प्ट थी वो पहले साइंटिस्ट थे प्लांक्स, मैक्स प्लांक्स। इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की उन कर्व्स को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और काफी बेहतर 100% सही एक्सप्लेनेशन दी। इसने अपनी थ्योरी दी थी और तो इसने अपनी थ्योरी 1900 के अंदर पेश की थी, 1900 के अंदर। इस थ्योरी के अंदर इसने कुछ नया अंदाज बताया। इसने कहा भी बहस हमें इस चीज पर नहीं करनी चाहिए कि जब एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है तो उन इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और वो डिसकंटिन्यूअस हमारे पास आ रही है। हमें इस चीज को देखने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जैसे ही रेडिएशन आकर ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं और ये इसको ऑब्जर्व करती है तो एनर्जी का जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, क्लासिकल फिजिक्स का कानून यहाँ गलत हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस वे से ऑब्जर्व करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जैसे ही रेडिएशन आकर फॉल करेंगी किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस है, ये गलत है। इमिशन के ऊपर तो बाद में देखें ना, इमिशन डिसकंटिन्यूअस वे से हो रही है, कंटिन्यूअस वे से नहीं हो रही, इस बहस को पहले फिलहाल छोड़ दें। ये बहस अपनाएं कि आने वाली जो रेडिएशन है जब ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसने कहा कि भी मैटर जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ एनर्जी है और इमिशन प्रोसेस ऑफ एनर्जी है, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस वे से करता है। ये एब्जॉर्ब भी एनर्जी डिसकंटिन्यूअस वे से करेगा और इमिट भी एनर्जी डिसकंटिन्यूअस वे से करेगा। और अपनी एनर्जी एक्सचेंज, चाहे एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो तब भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। एनर्जी इमिशन प्रोसेस भी किसी अगर थर्मल बॉडी से हो रहा हो तो भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वे से हो रहे हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या चाहे इमिशन हो, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस वे से हैं। तो इसीलिए रिजल्ट्स के अंदर हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिसकंटिन्यूअस वे से एनर्जी आ रही है। इसने अपनी थ्योरी के अंदर एक सिंपल कंसेप्ट इस्तेमाल किया था। इसने कहा भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो या एनर्जी इमिशन, जब भी एक मैटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, ये पैकेट की सूरत के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। इसका हिंट हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी देख लिया था, मैंने वहां आपको हिंट दिया था कि पैकेट्स की सूरत के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और पैकेट की सूरत के अंदर ही एनर्जी को इमिट करेगा। और उस पैकेट को प्लांक से ही क्वांटा का नाम दिया था, क्वांटा।
लफ्ज बंडल भी इस्तेमाल किया जाता है, बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसने कहा था कि कोई भी एक बॉडी है, जब आकर इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करती हैं तो ये पैकेट की सूरत में उनसे एनर्जी लेता है, क्वांटा की सूरत में उनसे एनर्जी लेगा, बंडल की सूरत के अंदर एनर्जी लेगा, फिर जब रेडिएट करता है तो इसीलिए ही एनर्जी पैकेट की सूरत के अंदर निकली थी, इसीलिए ही एनर्जी क्वांटा की सूरत के अंदर निकल रही है, इसीलिए एनर्जी बंडल की सूरत के अंदर निकल रही है। एक ही चीज के लफ्ज हैं, पैकेट, क्वांटा, बंडल। आपकी डिफरेंट बुक्स के अंदर ये नाम इस्तेमाल करता है। मैक्सिमम मेजर लेवल के ऊपर इसको क्वांटा का नाम दिया जाता है। क्वांटा की सूरत के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और एनर्जी रेडिएट भी करेगा। अब मजीद इसने कहा था ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है ये नॉट सब डिवाइडेड है, इसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये मैथमेटिकल रिलेशन दिया था प्लांक्स ने अपनी उस थ्योरी के अंदर कि हमेशा एक क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा एनर्जी ऑफ द क्वांटा होगी, जितना कम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट या रेडिएशन होगी उतनी एनर्जी ऑफ क्वांटा भी कम हो जाएगी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। E जाहिर कर रही है उस क्वांटा की एनर्जी को, F फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, E बराबर है HF के। H बेसिकली तौर पर प्लांक्स कांस्टेंट है, ये उतना ही लाजमी है जितना कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, इतना अहम फिजिक्स के अंदर एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻³ जॉल सेकंड के बराबर। इस चीज की बुनियाद पर मैक्स प्लांक्स को 1918 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। इसने डिस्कवर क्या किया था, क्वांटा ऑफ एनर्जी को डिस्कवर करने पर इसे किस से नवाजा गया, नोबेल प्राइज से इसको नवाजा गया था। पहली बुद्धि इसने सुलझा दी थी। अब उस वक्त के साइंटिस्ट, मैं पहले भी अपने लेक्चर के अंदर रिपीट कर चुका हूँ, वो सारे के सारे क्लासिकल फिजिक्स के गर्विता थे। जैसे कहते हैं ना कि किसी के ऊपर किसी का असर हो जाना, वहाँ उस वक्त 19वीं सदी के लोग इस चीज़ से बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहे थे। वो मैक्स प्लांक्स की ये बातें मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स उनके जहनों पर इतनी सवार थी। उन्होंने कहा भाई अगर ठीक है तेरी थ्योरी को मान लेते हैं तो व्हाट्स एन एविडेंस, तेरे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है। तो उस वक्त मैक्स प्लांक्स को किसी किस्म की इन्हें शोहरत न मिली। वजह क्या थी कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी, ये किसी किस्म का अपने पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं रखते थे। तो उस वक्त जब 1900 के अंदर इन्होंने अपनी ये थ्योरी पेश की थी, हालांकि ये सही तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को बता चुके थे, उनको एक्सप्लेन कर चुके थे, ये वाज़ेह कर चुके थे कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर क्लासिकल फिजिक्स फेल है, उसके लॉज, उसके रूल्स, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इनसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें नए लॉज की ज़रूरत है, नए रूल्स की ज़रूरत है। उस वक्त इन्हें शोहरत इसलिए ना मिली, उस वक्त इनके काम को लोगों ने इसीलिए ना जाना कि वजह क्या थी, इन्होंने थ्योरी पेश की थी और इनके पास किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। इस कंसेप्ट को फर्दर प्रोसीड किया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने फिर 1906 के बाद आकर अपना एक थ्योरी पेश की थी जिसे फोटॉन थ्योरी का नाम दिया गया था। आइंस्टाइन की फोटॉन थ्योरी, दूसरा हमारा टॉपिक। इसे आइंस्टाइन ने ही पेश किया था। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी के अंदर कहा क्या था, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एक जो मैटर है ये कंटिन्यूअस नेचर नहीं रखता, बल्कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसने अपने इस लफ्ज से एक चीज साबित की थी, इसने लाइट की पार्टिकल नेचर को जाहिर किया था कि लाइट हमारे पास क्या है, पार्टिकल है। इसने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको इसने टाइनी पार्टिकल्स कहा था, उससे साबित किया था कॉर्पस्कुलर या ग्रैनुलर नेचर ऑफ लाइट को, रेडिएशंस को। रेडिएशंस भी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इन रेडिएशंस को लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे नेचर रखती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये ग्रैनुलर दानेदार अपनी नेचर रखती हैं, कॉर्पस्कुलर नेचर रखती हैं। इसने उन छोटे छोटे दानों को, ग्रेन्स को नाम जो दिया था वो क्वांटा ऑफ एनर्जी, वही नाम दिया था जो मैक्स प्लांक्स ने दिया था। मैक्स प्लांक्स ने जो कहा था ना कि भाई एनर्जी, हमेशा याद रखिएगा मैटर के दरमियान में एनर्जी चाहे वो एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को इमिट करे, ये क्वांटा की सूरत के अंदर होगी। उसी ही कंसेप्ट को प्लांक्स ने इस्तेमाल किया था। इसने क्वांटा ऑफ एनर्जी को एक नया नाम दिया था फोटॉन का, फोटॉन्स। इसने कहा था ये छोटे छोटे जितने भी बंडल्स हैं एनर्जी के, जिनको प्लांक्स कह चुका है क्वांटा, इनका नाम इसने रखा था फोटॉन्स। फोटॉन्स की डेफिनेशन इनडिवाइजेबल, नाकाबिल तकसीम टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स, इनको क्या कहा जाता है? फोटॉन्स कहा जाता है। नाकाबिल तकसीम क्यों है? इसकी रीजनिंग हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब अगर ये लेट फर्ज कर लें कि हमारे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और उसकी एनर्जी हमारे पास है E, उसके फोटॉन्स की एनर्जी E है और फ्रीक्वेंसी F है, तो एनर्जी रिलेशनशिप E बराबर है HF, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और वही अगर एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम इसको लिखना चाहेंगे तो यही एनर्जी का रिलेशनशिप E बराबर है PC के बराबर, जहां P मोमेंटम है, C स्पीड ऑफ द लाइट है। इक्वेशन नंबर इसे 2 कर दें। अब लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। HF बराबर होगा PC के। हम यहां से मोमेंटम का रिलेशनशिप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो C को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, HF डिवाइडेड बाय C। अब P बराबर है H ओवर लैम्डा। यहां आए, हमने वेव इक्वेशन पढ़ी थी, V बराबर है F लैम्डा, किसी भी एक वेव से मंसूब। अब चूंकि वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटॉन, अब C स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, C बराबर है F लैम्डा। अगर हम C डिवाइडेड बाई F स्पीड ऑफ लाइट को फ्रीक्वेंसी से तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा के बराबर होगा। अब इसका रिवर्स कर लें, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। 1 ओवर लैम्डा को लिखा जा सकता है किससे? F ओवर C से। तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया गया यहां पर। मोमेंटम इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, एक ऐसा फोटॉन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका मोमेंटम कम होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। H प्लांक्स कांस्टेंट है। एक फोटॉन के लिए उसका मोमेंटम और उसकी वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन रखती हैं। अब यहां से आपने वो सारे MCQs दोहराने हैं जो मैंने लेक्चर नंबर आपको 1 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQ समझाया था। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी टाइप करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQs बाय रशीद साइंस एकेडमी। आप वहां जाकर मेरे लेक्चर को डिटेल में देख सकते हैं और वो सारी MCQs इनके लिए रिपीट कर सकते हैं कि मोमेंटम और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। मोमेंटम बढ़ जाए वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोमेंटम कम हो जाए वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेवलेंथ को डबल कर दें, मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, वेवलेंथ को हाफ कर देंगे, मोमेंटम की वैल्यू क्या कुछ होगी। मोमेंटम के अंदर रेशियोज बता दी जाए तो वेवलेंथ के अंदर रेशियोज क्या होंगी, अगर वेवलेंथ के दरमियान में रेशियोज बता दी जाए तो मोमेंटम के दरमियान में रेशियोज क्या होंगी। इसी तरह से 2 वेवलेंथ की वैल्यूज बता दी जाए, एक मोमेंटम की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी मोमेंटम की वैल्यू क्या कुछ होगी, या 2 मोमेंटम्स की वैल्यूज बता दी जाए और एक वेवलेंथ की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी वेवलेंथ की वैल्यू क्या कुछ होगी। वो कौन सा फार्मूला होगा, किसे हमने इस्तेमाल करना है और कैसे हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद इनके दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा, ये डिटेल में तीनों लेक्चर हमारे वहां पर पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके इनको देख सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, प्लांक्स थ्योरी और फोटॉन थ्योरी, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। अब रिजल्ट क्या निकला? पहली दफा ऐसा हुआ कि थ्योरेटिकली तौर पर साबित किया जा रहा था कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर क्लासिकल फिजिक्स के लॉज रूल्स फेलियर का शिकार हैं। आइंस्टाइन ने जब अपनी ये फोटॉन थ्योरी दी, जिसे आज हम डिस्कस करके ठहरे हुए हैं, इसी फोटॉन थ्योरी की बुनियाद पर इसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से आइंस्टाइन ने आकर साबित किया कि वाकई सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जितने भी क्लासिकल के लॉज हैं, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के वो लॉज, वो सारे फेलियर का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि वो जो कंसेप्ट था कि ना कि एनर्जी आएगी, बॉडी उसको कंटिन्यूअस वे से एब्जॉर्ब कर लेगी और जब रेडिएट करेगी तो कंटिन्यूअस वे से रेडिएट करेगी, जो कि क्लासिकल का कंसेप्ट था, ये रॉन्ग है। कंसेप्ट हियर इज, जो प्लांक्स ने पहले दे दिया था
कि हमेशा एनर्जी चाहे एक जिस्म कोई एक बॉडी एब्जॉर्ब भी करे या एक मैटर एनर्जी को रेडिएट भी करे, तो इनके दरमियान में एनर्जी एब्जॉर्प्शन चाहे हो रही हो या एनर्जी इमिशन हो रही हो, ये हमेशा क्वांटा की सूरत के अंदर होगी, पैकेट की सूरत के अंदर होगी, बंडल की सूरत के अंदर होगी। फिक्स्ड अमाउंट के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा और फिक्स्ड अमाउंट के अंदर ही मैटर एनर्जी को रेडिएट करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे रूल्स जब उसने साबित किए थे, चूंकि आइंस्टाइन के पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, तो इसीलिए इसे लोग मानने पर मजबूर हो गए कि वाकई में यहाँ क्लासिकल के लॉज सारे फेलियर का शिकार हैं। हमें नए रूल्स, नए लॉज, नए मॉडिफाइड लॉज की ज़रूरत है। और वो लॉज क्या हैं, इनको आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।